नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रथम भाव का अन्य भावों से क्या संबंध है। जब कभी भी आप कुंडली देखते हैं तो हम सामान्यतः सिर्फ प्रथम भाव को अपने शरीर से ही जोड़ते हैं, लेकिन प्रथम भाव काफी कुछ कहता है। और जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि बजाय कि किसी और पद्धति को पढ़ने से पहले हमें कुंडली देखना या ये कहें भृगु संहिता में माहिर होना चाहिए। और अगर उसमें माहिर हो जाते हैं तो फिर हमें और अतिरिक्त जो भी हम ऐड ऑन करेंगे वो और ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा। नहीं तो फलित नहीं किया जा सकता है। अगर हम खाली प्रथम भाव को अपने तन से जोड़कर देख लें और दूसरे संबंध ना निकालें तो फिर जब हम दूसरे चीजें और इसमें चाहे जैमिनी दृष्टियां मिलाते हैं, चाहे हम इसमें पराशरी के और चार्ट लाते हैं, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए ज्यादा समय हमें भृगु संहिता में ही बिताना चाहिए। और इनफैक्ट अगर वो आप अच्छे से सीख लेते हैं तो फलित में गलतियां नहीं होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव हमारे शरीर के अलावा और क्या क्या चीजें बताता है वो सभी करीब करीब लोग जानते ही हैं। जो बेसिक चीजें, प्रथम भाव का अर्थ होता है कि हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं और लग्न सबसे महत्वपूर्ण भाव किसी भी कुंडली का माना जाता है। यहां से हम अपने सेरेब्रम, अपने मस्तिष्क वाले हिस्से को, उसकी एक्टिवनेस का अंदाजा भी लगा सकते हैं। या लग्नेश जहां भी जाता है हमारे शरीर की मूवमेंट वहां रहती है। देखिए, मन जहां रहता है उसको हम अंदाजा लगाते हैं चंद्रमा कहां बैठा हुआ है। जैसे चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है तो ज्यादातर उसका जो मन है यात्राओं में और खर्चे में, शॉपिंग वाले पार्ट में, उसी में ही रहता है। वो खूब जीवन भर घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। और अगर लग्नेश भी वहां बैठ जाता है तो यानी शरीर भी वही है और मन भी वहीं रहना चाहता है। लग्नेश मान लीजिए चतुर्थ भाव में है लेकिन चंद्रमा बाहर है तो होता क्या है, बहुत ज्यादा उसको घूमना अच्छा लगता है, लेकिन अंततः गत्वा वो घर में बार बार आ जाता है। उसका जो स्थायी निवास है वो उसका पैतृक घर है। लेकिन अगर लग्नेश भी कहीं 12वें भाव में है, चंद्रमा भी 12वें भाव में है, तो फिर वो सामान्यतः विदेश भूमि में रहता है। आज के 2000-3000 साल पहले इस परिस्थिति को हम ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे। जैसे कहते थे विदेशियों का धन या विदेशियों की संपदा हम यहां से देखते थे प्रथम भाव से, लेकिन आज वो चीज अच्छी माने जाने लगी है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से वो चीज बदल रही है, क्योंकि हम जिस समय में प्रवेश कर रहे हैं उस समय के अनुसार भी हमें कुछ प्लैनेट को स्वीकार करना आना चाहिए। हम कलिकाल में प्रवेश कर रहे हैं और शनि, राहु, केतु, इनका बल बढ़ता जा रहा है, तो इनको हमें तवज्जो देनी होगी। अगर हमने इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी तो फिर हम इसके फल को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, गलत संबंध बना लेंगे। सामान्यतः विदेशियों के साथ संबंध, यूरोपियन, अमेरिकन के साथ संबंध आज के समय पर अच्छा दिखाई देता है, लेकिन यही 5000 साल पहले हम उसको बहुत अच्छा नहीं मानते थे कि भाई हम अपने देश को छोड़कर विदेश में जाकर अपनी जमीन जायदाद बना रहे हैं। हम इतना ही कहते थे कि भाई ठीक है, हम जब कभी भी रहें तो रहने के लिए हमें अपना देश ही चुनना पड़े। लेकिन आज वो परिभाषा बिल्कुल बदल गई है। तो कैसे कैसे प्रथम भाव क्या क्या चीजें बताता है वो हमने यहाँ कुछ लाइनों में लिखा है। वो हम इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको हम यहाँ डिस्कस भी करते हैं, साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। दूसरे भाव से 12वां भाव होता है हमारा प्रथम भाव। तो याद रखना है, दूसरा भाव यानी हमारा कुटुंब, हमारा बैंक बैलेंस भी कह सकते हैं, आपका एसेट्स भी कह सकते हैं, आपकी जोड़ी हुई संपदा भी कह सकते हैं, उससे ये 12वां है। ध्यान, अगर किसी का दूसरा भाव बहुत मजबूत है लेकिन प्रथम भाव कमजोर है तो क्या है, वो संपदा बहुत है लेकिन उसका सुख उसको नहीं है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, दूसरे भाव से 12वां, परिवार कुटुंब का नियमन कह लीजिए या परिवार कुटुंब का व्यय भी कह लीजिए। अगर ये भाव सपोर्टिव है, इसके साथ बढ़िया संबंध बनाता है, इनके नक्षत्राधिपति या दोनों प्लैनेट जो हैं वो अच्छे हैं, आपस में दोस्त है, तो अपने से 12 इस भाव का बली होना या इसके साथ बढ़िया प्रभाव ये दिखाता है कि भाई जो भी इसने संग्रह किया है वो संग्रह
अपने शरीर पे उसका सही इस्तेमाल वो कर पाएगा। अब इसको आप अच्छा भी और बुरा भी दोनों दृष्टियों में रख सकते हैं। अच्छा कैसे कि भाई मैंने जो मेरा कर्तव्य था मैंने पूरा कर दिया, अब मुझे उस धन संपदा से कोई लेना देना नहीं है, मेरा एक परिवार के लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने पूरी कर दी। इस प्रकार की भावना दर्शाता है। अगर अपने से 12 में कोई इस प्रकार का डिटैचमेंट वाला ग्रह बैठा है जिसका दूसरे भाव के साथ कोई दोस्ताना संबंध नहीं जान पड़ता है, तो आपको यह बात याद रखनी है कि अपने से 12 यानी उसका नियमन वो कैसे करेगा, अपनी संपदा का व्यय कह सकते हैं, उसका किसके ऊपर व्यय करेगा, क्या अपने ऊपर व्यय करेगा, क्या अपने से वो बिल्कुल डिटैच हो जाएगा कि नहीं नहीं मुझे अपने से कोई मतलब नहीं है, ये संपदा मैं छोड़कर जाऊंगा, आप अपना। यानी कई दफा क्या होता है हमने बहुत कमाया और वो संपदा हम अपने संतानों के लिए एज इट इज छोड़कर चले जाते हैं, वो यहां प्रथम भाव से ही देखा जाता है उसका। क्लियर हो गया? तो संपदा का नियमन। अब कई बार क्या होता है प्रथम भाव में बहुत ज्यादा बल आ रहा है, सर्वष्टक वर्ग में भी बहुत बल है, दूसरा भाव कमजोर है, तो होता क्या है हमारे पास बहुत लिमिटेड से सोर्सेज हैं और उसका हम अपने ऊपर ही सब उपयोग कर लेते हैं, तो वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं कि नहीं सर मैं तो अपने लिए जीता हूं, मैंने जो भी कमाया मुझे अपने शरीर पर ही लगाना है, हो सकता है अपनी अपनी परिभाषाएं, लेकिन ये जरूर जान पड़ता है कि भाई हमारा कर्तव्य है और वो कर्तव्य परायण ज्यादा मान पड़ता है अगर वो दूसरा भाव बली है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना दूसरे भाव का बल अगर प्रथम भाव से ज्यादा है तो आदमी संग्रह अच्छा कर लेता है, खूब जोड़ लेता है, और उसको यानी रिलेटिव एस्पेक्ट में देखना है, यानी तुलनात्मक दृष्टि में देखना है। ऐसा नहीं कि भाई हम उसको 28 मान रहे हैं और इसको 29 मान रहे हैं तो ये कम ये ज्यादा, इस प्रकार से देखना है कि भाई हमारा जो थ्रेशोल्ड है सर्वष्टक वर्ग में कह लीजिए आप उसको, या हमने पराशरी पद्धति में जो कोई ग्रह बैठाया है उसके डिविजन चार्ट की तुलना में हमने उसको देख लिया कि प्रथम भाव का नवमांश में क्या किस प्रकार का दमखम आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि सदैव हमारे कमाया गया धन हम जोड़ेंगे या खर्च देंगे वो पता लगेगा दूसरे भाव से गिनेंगे अगर हम, तो ये पड़ता है 12वां भाव, यानी दूसरे भाव का व्यय कह सकते हैं प्रथम भाव को। और क्या बताता है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इसी में फिर बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम 12 के 12 भावों को क्या क्या संबंध बनता है, कोई ज्योतिषीय अध्ययन में है या कोई अपनी कुंडली का भी एक ओवरव्यू लेना चाहता है, उस प्रकार से इस क्लास को हमें देखना है। और ज्यादा डेप्थ के लिए हम एक बार इस शुरुआत वाला सारा पार्ट कर लेंगे, फिर हम ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे और फिर हम एक एक भाव को चुनेंगे, अभी प्रथम भाव के साथ दूसरे भाव का क्या संबंध है। लेकिन अभी हमने 11 के 11 संबंध निकाले हैं, हालांकि 12 भाव होते हैं लेकिन क्योंकि रेस्पेक्टिव रेशो में है इसलिए प्रथम भाव का संबंध जब बनेगा दूसरे भाव के साथ तो वो 11 ही संबंध बनेंगे। तो पहला संबंध हमने देख लिया, दूसरा संबंध क्या है, तीसरे भाव से 11वां। अब तीसरा भाव क्या होता है, तीसरा भाव हमारे छोटी भाई बहनों की बात करता है, हमारी यात्राओं की बात करता है, छोटी यात्राएं। क्लियर हो गया? जहां हम रहते हैं वहां छोटी छोटी यात्राएं, तो भाई बहनों और पड़ोसियों के लाभ की बात। क्लियर हो गया? या पड़ोसियों से लाभ की बात, क्योंकि वो जातक से संबंधित है। तो जब कभी भी हम ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे छोटे भाई बहन हमारे पड़ोसी और हमारी यात्राओं से हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छोटी यात्राओं से, कोई आप बड़ी यात्रा जा रहे हैं फिर हम नवम भाव देखते हैं, तो छोटी यात्राओं वो इससे 11वां पड़ता है। कहता भी इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा आ रहा है, ये भाव बहुत बली है, इसका मतलब छोटे भाई बहनों से अच्छा खासा लाभ होगा और जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ भी हमारे संबंध बड़े ज्यादा मैत्रीपूर्ण होंगे। देखिए मैत्रीपूर्ण संबंध तो हम खाली तीसरे भाव से भी अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन उस मैत्रीपूर्ण संबंध के बाद भी क्या कुछ ऐसा सांसारिक दृष्टि से प्राप्तियों वाली बात की जा सकती है, उनसे कुछ कामना की जा सकती है, वो पूरी होगी कि नहीं होगी। हालांकि इसका ज्यादातर उपयोग जब हम कोई ऐसा प्रश्न निकालना चाहते हैं, प्रश्न कुंडली निकालना चाहते हैं, तब उसका ज्यादा उपयोग होता है। लेकिन फिर भी जब तक आप ये सारे बिंदु नहीं जानेंगे तब तक एक बहुत बड़ा
कैसे कहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, वो खाली क्षेत्र जब तक हम भर नहीं लेते, यानी इस भाव के साथ इसका क्या संबंध है, इस भाव के इसका क्या संबंध है, तब तक हमेशा हमें फल करने में दिक्कत आएगी, फलित करने में दिक्कत आएगी। और क्या है, चौथे भाव से 10वां, चौथा भाव क्या होता है, माता। 10 नंबर का मतलब होता है कि हम, यानी चौथे भाव से अगर गिनेंगे तो ये 10वां पड़ गया, तो ये माता के जॉब करियर की भी बात करता है, माता के समाज में यश की भी बात करता है। क्लियर होगा। जब कभी भी हमें माता के घुटनों संबंधी कोई ऐसी चीज देखने की, माता के घुटनों में दर्द रहता है, वो ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या ओवरऑल मदर के बारे में बात करता है। लेकिन अगर हम उस कोई एक पर्टिकुलर विषय के बारे में जानना चाहते हैं, हम एक कुंडली से भी, अगर हम काफी गंभीर अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, एक कुंडली से भी हम संतानों की संतान, माता के शरीर के अंगों का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो ये माता से दशम, क्लियर हो गया। तो ये माता के घुटनों की भी बात करेगा, ये माता के सामाजिक यश की भी बात करेगा, लोग उनको किस प्रकार से मानते हैं। जैसे मान लीजिए यहां कोई, ये भाव बहुत बली है, लेकिन यहां कोई पाप ग्रह बैठा है और वो एनिमी होकर बैठा हुआ है, झगड़े के मूड में है, तुम क्या बोलेंगे कि मां का घर में उनका बहुत अच्छा उनका रोल है, लेकिन उनको सामाजिक यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान वैसा नहीं मिल पाया, और उनको ठीक है, सेहत ठीक जान पड़ता है, लेकिन उनको परेशानी रहती है अपने घुटनों से, उनको चलने में थोड़ी तकलीफ जान पड़ती है। लंबी उम्र है उनकी, क्योंकि चतुर्थ भाव बली है, चंद्रमा भी बली है, लेकिन इस भाव से दशम पीड़ित दिखाई देता है। तो माता का यश, सामाजिक प्रतिष्ठा हम यहां से निकाल सकते हैं। फिर 5वें भाव से 9वां पड़ता है। 5वां भाव, यानी 5वां भाव आपकी संतान की बात करता है। तो यहां से गिनते हैं तो ये 7, 8, 9, तो ये संतान के भाग्य की भी बात करता है। क्योंकि आपके संतान का भाग्य कितना ज्यादा आपका उसका साथ निभाएगा कि नहीं निभाएगा। इसमें मुख्यतः हम इस प्रकार देखते हैं कि भाई जो ये भाव है, इस भाव में उससे संबंधित कोई प्लैनेट है, उस पर अच्छी दृष्टि डाल रहा है, उसको मित्रवत होकर देखता है कि नहीं देखता है, तो संतानों का भाग्य भी कह लीजिए, संतानों का लंबी बड़ी यात्राएं भी इससे देखी जा सकती हैं। क्लियर हो गया। और हम उच्च शिक्षा भी संतानों की इसी से अंदाजा लगाते हैं। संतानों का भाग्य, बड़ी यात्राएं और उच्च शिक्षा, याद रखना है, नॉट यात्राएं। संतानों की जो यात्राएं होंगी वो 1, 2, 3, यहां से गिनेंगे तो छोटी यात्राएं, जिस शहर में आप रहते हैं वहां बार बार छोटी छोटी यात्राएं। लेकिन अगर उनकी बड़ी यात्राओं से कोई लाभ देखना चाहते हैं कि भाई हमारी संतान कहीं विदेश में या कुछ बहुत दूर जा रही है, कुछ उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसको हम अपने करंट की दशाओं के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। भाई जैसे कोई चार्ट हमारे पास आता है और वो चार्ट उस समय हमें आया इस प्रकार का कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो संतान भाव है। इससे नवम गिना हमने, ये इसके लंबी यात्राओं की बात कर रहा है, इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लगी हुई है, तो आप कहेंगे निश्चित रूप से वो यात्रा करेगा। अगर वो हेल्थी मूड में है वो प्लैनेट, तो कहेंगे कि भाई वो यात्रा अच्छी होगी, और अगर वो हेल्थी मूड में नहीं है तो कहेंगे भाई उस यात्रा से कहीं व्यवधान, संकट आ सकता है। क्लियर। तो मुख्य रूप से हम इसको, भाई मैंने बताया ना, जब कोई आपके सामने प्रश्न लेकर आता है और उस समय इसका सदुपयोग किया जा सकता है। क्या वो प्रश्न लेकर आ रहा है कि भाई मेरे साली के विषय में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है, उसका भी हम अंदाजा आपकी कुंडली से एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होने के लिए हमें उनके चार्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहां से भी हम काफी हद तक वो चीजें अंदाजा लगा सकते हैं। और क्या चीज है, छठे भाव से 8वां पड़ता है ये। क्लियर हो गया। ये छठा भाव होता है हमारा एनिमी, हमारा शत्रु। यहां से गिनते हैं तो ये 7, 8, तो ये मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया था कि प्रथम भाव में कोई सॉफ्ट प्लैनेट हमारे लिए अच्छा होता है, हम कुटुंब में जुड़कर काम करना चाहते हैं। लेकिन प्रथम भाव में कोई अगर ऐसा कोई मैलेफिक ग्रह आ जाता, तभी भी आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज के कोई ना कोई पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यहां पर उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या दिखाई देता है कि भाई अगर छठे भाव से अष्टम में कोई क्रूर ग्रह है, कोई पाप ग्रह है,
तो शत्रुओं पर आप बड़े कड़क होकर उनको निपटेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि ये शत्रुओं और कर्ज से संकट होगा या उसका अच्छे से निपटान कर देंगे। क्लियर? तो यहां से अगर गिनते हैं तो ये हमारे कर्ज से होने वाले संकट की बात करता है, हमारे शत्रुओं से होने वाले संकट की बात करता है। तो अगर ये सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव का मतलब ये है कि भाई यहां पर कोई शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ये जो कर्ज वाला पार्ट है इसके लिए अच्छा माना जाएगा। भाई कर्ज हमने लिया, उससे हमें कभी भी दो चार नहीं होना पड़ेगा, बड़ी आराम से कर्ज लिया, बड़े आराम से उतार दिया। लेकिन ये जो शत्रुओं वाला पार्ट है, शत्रु वाले पार्ट के लिए कोई मैलेफिक ग्रह बैठना यहां ज्यादा उपयुक्त जान पड़ता है प्रैक्टिकल अप्रोच में, कि भाई हम उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं, वो हमसे भयभीत रहता है, शत्रु हमसे भयभीत रहता है। लेकिन अगर यहाँ सौम्य ग्रह है, शत्रु हमसे ज्यादा भयभीत नहीं रहता, वो हमें पोलाइट मान सकता है। कि दो अलग अलग विषय हैं। कर्ज संबंधी चीजों में यहां पर कोई क्रूर ग्रह या इस घर को कोई डिस्टर्ब करने वाला ग्रह हमें थोड़ा संकट ला सकता है कि भाई कर्ज लेंगे, उनको चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, ऐसा मन में रहेगा। लेकिन ये चीज एक एस्पेक्ट से पॉजिटिव भी जान पड़ती है कि भाई अगर हम हमारा कोई शत्रु हमारे आमने सामने आता है तो शत्रु घबरा जाएगा, भयभीत हो जाएगा। तो ये सब विचार भी हम प्रथम भाव से ही करते हैं। क्लियर हो गया? छठे भाव से आठवां पड़ता है। फिर हम इसमें सातवें भाव से सातवां। क्लियर हो गया? सातवां भाव क्या होता है? हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनर। किसी पुरुष जातक की चार्ट है तो ये महिला जातक उसका पार्टनर, और कोई महिला जातक है तो उसका पुरुष जातक उसके स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पति या पत्नी का लिंग, सेहत, जनन। क्लियर हो गया? तो यहां पर इससे अगर गिनते तो इससे 7 है, तो इसको हम क्या मान रहे हैं? हमारा पार्टनर। तो पार्टनर के लिंग संबंधी विषय या कह सकते हैं जनन संबंधी विषयों के बारे में हम यहां से अंदाजा लगाते हैं। क्लियर होगा? यहां पर कुछ ऐसा आपस में जंग के मूड में दो प्लैनेट बैठे हैं तो उनके कुछ सेक्सुअल ऑर्गन में कमी हो सकती है, उनको चोट लग सकती है वहां पर। और यहां पर कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जिनका लिंग जो है वो निर्धारित नहीं है, या ड्यूल नेचर की राशि में ड्यूल नेचर प्लैनेट बैठे हुए हैं, लाइक मरकरी है और केतु भी डिसाइडेड नहीं है। तो हमारे पार्टनर में ड्यूल पर्सनैलिटी भी हो सकता है कि भाई वो कई दफा अपने आप को मेल की तरह बिहेव कर रहा है, कई दफा फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है। ट्रांसजेंडर होने वाली संभावनाएं भी हम प्रथम भाव से देखते हैं अपने पार्टनर की। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, ये पार्टनर के सेक्स को या पार्टनर के लिंग को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं आठवें भाव से छठा भाव। तो आठवां भाव क्या बताता है? आठवां भाव मुख्यतः हम आयु के लिए भी देखते हैं, ससुराल पक्ष के लिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? ससुराल के शत्रु, बीमारियां, कर्ज। क्लियर? हमारी इन-लॉज फैमिली है, उसके बारे में वहां कोई बीमार रहता है, कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है कि हो, ऐसी कोई मैसेज आता है कि हमारी इन-लॉज फैमिली में कोई ना कोई बीमारी रहता है। आप कुंडली उठा के देखिएगा, आपका फर्स्ट हाउस पीड़ित होगा, आपके फर्स्ट हाउस में कोई डिशुम डिशुम करने वाले प्लैनेट बैठे होंगे, इसीलिए ऐसी संभावना बनती है। तो क्योर भी कहां से होगा? प्रथम भाव से ही क्योर होगा, उसका इलाज भी वहीं से होगा। वैसे तो सर्वे सर्वा, मैंने पहले भी कई बार बताया है, सबसे ज्यादा किस भाव को बलि करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि होली सोली हम सब चीज का अंदाजा किससे लगा रहे हैं? हम लग्न से लगा रहे हैं। अगर लग्न बली है तो सब बली है। कई दफा हम कहते हैं, हालांकि कई लोगों को ये बात बुरी भी लग सकती है कि नहीं सर, क्यों हम पंचम भाव को क्यों ना सुधारें ज्यादा, हम अपने संतान पक्ष की बात करेंगे ज्यादा, हम नवम भाव पिता पक्ष के लिए बात करेंगे ज्यादा। लेकिन याद रखिएगा, वो बली है, वो ठीक बात है, लेकिन उस बल का आपको फायदा मिल रहा है या आपको उसका सुख मिल रहा है, वो तो लग्न ही तय करेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि 1, 5, 9 में सबसे पहले एक प्रथम भाव की स्थिति देखी जाए कि ये इसकी स्थिति क्या है। क्योंकि अभी आपने संबंध देख लिया किस किस प्रकार से संबंध आ रहा है, तो कई संकटों को अकेला प्रथम भाव ही पूरा कर सकता है, उनको सॉल्व कर सकता है। तो इस प्रकार की कोई बीमारियां, कर्ज, ससुराल वालों ने कोई ऐसा कर्ज ले रखा है, आपको बार बार उसके बारे में सुनना पड़ता है क्योंकि आपके प्रथम भाव में कुछ कमजोरी है। फिर हम बात करते हैं नवम भाव से पंचम है ये। क्लियर हो गया? ये नवम भाव से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5। नवम भाव से पंचम क्या है? हमारा लग्न। ध्यान रखना, ये लग्न पर चर्चा चल रही है। तो
नवम भाव को हम पिता के साथ भी जोड़ते हैं और पंचम भाव को हम बोलते हैं हमारा एजुकेशन सर्टिफिकेशन। तो अगर प्रथम भाव हमारा बहुत बली है तो पिता का जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत अच्छा है। और अगर प्रथम भाव कहीं करप्टेड है, कहीं दूषित है, तो हम देख सकते हैं कि भाई डिग्री सर्टिफिकेशन का कोई बहुत बड़ा फायदा या डिग्री सर्टिफिकेशन नहीं कर पाए। याद रखिए, जब कभी भी पिता के ज्ञान की बात करनी है, पिता के ज्ञान की बात करें तो 1 2 3 4 पिता से चतुर्थ पर बात करेंगे हम। लेकिन अगर पिता का सामाजिक हम जो कोई कॉलेज में जाकर कोई डिग्री करते हैं वो हमें पंचम भाव से देखना चाहिए। क्लियर हो गया? आज हालांकि हम पंचम भाव को बहुत बली किए हुए हैं, लेकिन हमारा कमजोर कौन सा भाव है? चतुर्थ भाव और हमारा द्वितीय भाव। क्योंकि हम सभी लोग डिग्री चाहते हैं, हम लोग वास्तव में डिग्री का जो एलिक्सर है, उसका जो महत्व है, उसको डिनाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? वो किससे देखते हैं? चतुर्थ भाव से देखते हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी एजुकेशन जो आज मूल्यबोध जिसको बोलते हैं, नैतिक शिक्षा, जो आज करीब करीब सभी का विषय नहीं रह गया है। लोग सोचते हैं क्या करना है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इस कारण से हमारा ये हाल है, इस कारण से धन का एकत्रण भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए ध्यान रखना है आपको, अगर आपको अपने संतानों के जीवन में धन का एकत्रण चाहिए तो आज ही आपको नैतिक शिक्षा, नैतिक कहानियां, कोई दादा दादी की कहानियां, कोई भी ऐसे घर के बुजुर्ग, उनके साथ कम से कम वो 5-6 वर्ष रहें तो ही उनको दूसरे भाव का बल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमने उनको डॉक्टर बना दिया है, हमने उनको इंजीनियर बना दिया, 5वां भाव बलि कर दिया, 9वां भाव बलि कर दिया है, बाकी हमने चतुर्थ भाव के बारे में कोई विचार नहीं किया कि सच में उसने जो डिग्री सर्टिफिकेशन किया है उसकी इंपॉर्टेंस, उसका आनंद उसने कभी लिया है कि नहीं लिया है। कहता जी बस मेरे को बताया गया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने से अच्छा करियर बन सकता है, मैंने कर लिया, मुझे इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है। मतलब 5वां भाव बलि किया है, चतुर्थ भाव हमारा बहुत कमजोर है। तो कैसे उसको अपने भवन का सुख मिलेगा, जीवन में कैसे उसको माता का सुख मिलेगा? और उसको नैतिक शिक्षा के बारे में किसी ने नहीं बताया। माता पिता को भी यही लगा यार क्या करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनने का फायदा है, या बढ़िया कोई यूपीएससी क्रैक करके वो आईएएस अधिकारी बन जाता है कोई बहुत बड़ा, तो फायदा है उसको। मूल्यबोध, ये एक और विषय इंपॉर्टेंट है। एक आईएएस का एग्जाम देने वाले 2 लोग मैं तुलनात्मक दृष्टि से बता रहा हूं, एक का दूसरा भाव बहुत बली है और एक का दूसरा भाव कमजोर है। बुद्धि दोनों में है, लेकिन जिसका दूसरा भाव बहुत बली है उसने तय किया है मैं एक अधिकारी हूं, लेकिन मेरा जवाबदेह देश के साथ साथ ईश्वर के प्रति भी है। तो वो उसका देखने का नजरिया ऐसा होता है। दूसरा सीधा बात करता है कि नहीं जी मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, मुझे समाज के प्रति मेरी जवाबदेही है, कौन ऊपर रहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इस कारण से कई दफा उसके करप्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि उसको दूसरे भाव की शिक्षा जरूर देनी है अगर आप चाहते हैं कि उसका बल उसको मिलता रहे। फिर हम इसमें पिता का सट्टा लगाना, क्लियर हो गया? क्योंकि नवम भाव आपका पिता है, पिता की शिक्षा के अलावा पिता के कोई ऐसी चीजें, पिता ने कहीं पैसा लगा दिया था, जुए में पैसा हार गए, वो प्रथम भाव से देखा जाता है। किसी जातक के पिता संबंधी कोई ऐसा कष्ट है कि उन्होंने पैसा लगाकर हार गए, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। कहता जी अब प्रथम भाव की ना अच्छे प्लैनेट, अच्छी वो स्टेटस अच्छा है और उसकी अच्छी दशा चल रही है, तो वो जो उन्होंने सट्टा लगाया था वो भर जाएगा। या आपके पिता कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ऐसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पिता, तो फिर उनके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। पिता का सट्टा, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग किसका? पिता से संबंधित कोई ऐसा प्रेम प्रसंग या पिता पर कोई आरोप, क्लियर हो गया कि पिता के कैरेक्टर पर किसी ने कोई ऐसा आरोप लगा दिया है, तो वो भी हम यहां देखते हैं कि अगर आपका फर्स्ट हाउस पीड़ित है तो पिता के इस प्रकार का प्रेम प्रसंग पर कोई इस प्रकार का आरोप भी लग सकता है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि इसीलिए 1 5 9 दूषित नहीं होने चाहिए। फिर इसमें शिक्षा, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 10वें भाव से चौथा भाव, 10वां भाव क्या है हमारा? ये हमारी जॉब, करियर, ये सोशल स्टेटस, इससे मिलने वाला सुख हम प्रथम भाव से देखते हैं। क्लियर हो गया? हमारी जॉब से हमें सुख मिले, कहते जी बहुत इज्जत है मेरे ऑफिस में,
सब लोग सल्यूट मारते हैं। सुख नहीं है मुझे, पता नहीं क्यों, एक एक भय बना रहता है। कारण हमारा प्रथम भाव कमजोर है। प्रथम भाव को हम इस प्रकार भी जान सकते हैं, अगर प्रथम भाव अच्छा है तो बुद्धि सही ढंग से काम करती है और हम किसी भी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और अगर नहीं होते तो फिर वो जॉब करियर से सुख दिलाने वाला होता है। कोई जरूरी नहीं कि आपका पद बहुत बड़ा है तो आपको सुख मिल जाएगा। पद छोटे वालों को भी सुख है कई बार, और पद बड़े वालों को भी सुख है अगर प्रथम भाव हमारा मजबूत है। तो सामाजिक जीवन की महत्वाकांक्षा और प्राप्तियां, हम यहां से, मैंने बोला ना, इससे मिलने वाली प्राप्तियां या इससे मिलने वाले सुख को भी देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि 11वें भाव से प्रथम भाव क्या माना जाता है। तो 11वें भाव से गिने तो 1 2 3, 11वें भाव से तीसरा भाव है। 11वां भाव हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को बताता है, जिनका हम काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। देखिए, फ्रेंड्स तो बहुत हमारे हैं, लेकिन जो हमारे नजदीक दायरे में आते हैं उसमें ही हम 11वें भाव को गिनते हैं। मित्रों को, चाचा को यानी पिता के भाइयों को, बड़े भाई बड़ी बहनों की यात्राओं से मिलने वाला सुख, वो भी हम यहां से देखते हैं। या बड़े भाइयों का, मित्रों का जो पराक्रम है उसका सुख हमें मिलेगा। हम अपने बड़े भाई, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए वो मेरा मित्र है, वो बड़े अच्छे पद पर रहता है, यानी उसके पराक्रम का, उसके मोटिवेशनल माने उसके स्टेटस का हम अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए सदुपयोग कर सकते हैं, अगर हमारे कुंडली का प्रथम भाव बली है। क्लियर हो गया? तो उसका हमें पूर्ण सुख मिलेगा। ऐसा भी कभी कह सकते हैं कि मेरा मित्र है, अभी लंबी यात्रा मुझे मिलने के लिए आ रहा है, तो कैसा रहेगा, या किस प्रकार का कोई प्रपोजल साइन कर, कहता जी इससे संबंधित कोई दशाएं चल रही हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर? तो ध्यान रखना है, यात्राओं से मिलने वाला सुख, यह कह सकते हैं यात्रा का पराक्रम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 11वें भाव से तीसरा है, नॉट एग्जैक्टली सुख। हम उस मित्र का स्टेटस अपने पराक्रम बढ़ाने में लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने चाचा का पराक्रम, मेरे चाचा बहुत बड़े पद पर वहां कार्यरत हैं, बड़े धर्माधिकारी हैं, धर्म कर्म जानने वाले हैं, इस प्रकार से उनका उपयोग। 12वें भाव से दूसरा भाव, तो ये 12वां भाव और 12वें भाव से ये दूसरा है। तो 12वां भाव क्या बताता है? देखिए, हम अपने बारे में कोई बात छुपाते हैं, दूसरों को बताते नहीं है, गलत बयानबाजी करते हैं, अपने बारे में चीज छुपाना, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। 12वां भाव कमजोर है तो हमारे साथ में जो लोग रहते हैं वो बैक बाइटिंग करते हैं, इधर उधर कुछ बाहर इस प्रकार का माहौल बनाते हैं। तो 12वें भाव, तो हम इसमें कह सकते हैं षड्यंत्रकारियों, और 12वें भाव को हम क्योंकि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल भी गिनते हैं, तो विदेशियों की संपदा का अंदाजा यहां से लगाते हैं। अगर 12वां भाव हमारा बहुत अच्छे प्लैनेट का है, बृहस्पति बली स्थिति में है, यानी अच्छा वो विदेशी वाला पार्ट, इसमें हम दूसरे धर्म, दूसरी कास्ट सभी को शामिल कर सकते हैं, और उससे मिलने वाला कह सकते हैं उसकी संपदा के रूप में प्रथम भाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं विदेश में हमारी अच्छी संपदा हमने एकत्रित की है, विदेश भूमि में या विदेशियों की कृपा से हमने वो संपदा एकत्रित की है, अगर हमारा प्रथम भाव बली है, और इस हाउस में किस प्रकार के प्लैनेट बैठे हुए हैं, या इस हाउस का लॉर्ड भी बली है, तो संबंध को हमें जानना है कि, और इसमें अगर 12वां भाव कहीं डिशम डिशम करने वाले प्लैनेट बैठे हैं, भाई शनि और मंगल, और किसी भी राजयोग में वो दोनों इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा? बैक बाइटिंग करवाएगा और षड्यंत्रकारियों के संपदा को बढ़ाने वाला होगा। जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं उनका जो संपदा है वो हम यहां से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी संपदा बढ़ रही है, मतलब हमारा डिके भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स देखने हैं इसमें कि भाई अगर 12वें भाव का संबंध कहीं पॉजिटिव हो जाता है तो फिर ये जो भी विदेशी हैं, जो भी हमारे साथ में रहने वाले, वो कोई हमारे चुगली नहीं करते हैं, कोई षड्यंत्र नहीं रचाते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि भाई प्रथम भाव बली हो जाए, उसको फायदा मिले, जातक को उसका फायदा मिले। और अगर ये कमजोर है तो फिर इसका फायदा जातक को नुकसान दिलाने वाला होगा। तो इसको दो अलग अलग दृष्टियों से देखना है। षड्यंत्रकारी, लेकिन षड्यंत्रकारी नहीं भी होगा अगर 12वां भाव शुभ प्लैनेट से सुसज्जित है, वहां बैठे हुए हैं,
और विदेशियों की संपदा भी, या विदेश भूमि से संपदा, वो भी हम 12वें भाव से प्रथम भाव के संबंध के जरिए जानते हैं। तो हमने आज एक ओवरव्यू लेने का प्रयास किया, और इसको आप लर्निंग पार्ट में भी रख सकते हैं कि भाई ज्योतिष हम सीख रहे हैं तो क्या क्या बिंदु हमें ध्यान देने चाहिए। या आपके पास कोई कुंडली आ जाती है, परिवार में सिर्फ एक ही कुंडली आपके पास है और उसके जरिए आपको काफी बातें निकालनी पड़ रही हैं, तो फिर आप इन सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।